So today we are going to discussing about the traveling salesman problem. This problem is also based on the branch and bound method. We are using branch and bound method to solve this problem. So जैसे यहाँ पर आपको नाम से समझ में आ रहा है traveling salesman problem. It is a problem related to the salesman and जो भी सेल्समैन ट्रेवल करता है उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है. सो अगेन इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ट्रैवलिंग. सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग. तो जब भी कॉस्ट की बात आएगी तो वहाँ पर हम मिनिमम कॉस्ट को अचीव करने की बात करेंगे. दैट मीन्स दिस इज द exact minimization problem of optimization problem. Okay, so this is the problem statement for TSP. TSP is a short form for traveling salesman problem. So एग्जाम में इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज TSP, है ना. और कुछ आपको एक मैट्रिसेस दिया जाएगा जिसके बेसिस पे आपको फाइनल लीस्ट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ट्रैवलिंग के लिए. ओके, so this is the problem statement for particular TSP problem. So if there are n cities and cost of traveling from any cities to any another cities is given. मतलब टोटल हमारे पास n सिटीज अवेलेबल हैं और पर्टिकुलर एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने के लिए क्या कॉस्ट हमारे पास होती है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. देन वी हैव टू ऑब्टेन द चीपेस्ट राउंड ट्रिप. ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चीपेस्ट राउंड ट्रिप कैलकुलेट करना है. मतलब सबसे सस्ता या सबसे कम क्या ट्रैवलिंग पाथ होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, देन रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग सिटी कंप्लीट द टूर. ओके, मतलब ट्रैवलिंग मतलब आपका जो सेल्समैन है अगर वो किसी पर्टिकुलर एक नोट से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, एक सिटी से जर्नी स्टार्ट करता है और वो सारी सिटी एग्जैक्टली एक बार विजिट करता है और फाइनल वो वहीं पहुंचता है जिस सिटी से उसने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था. सो दैट इज द कंप्लीट टूर. और इस टूर में एग्जैक्टली क्या कॉस्ट उसको लगा है, तो हमें लीस्ट कॉस्ट यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो दिस एग्जैक्टली द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. टिपिकली ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेटेड ग्राफ. मतलब जो भी ग्राफ आपका रिप्रेजेंट होगा वो वेटेड रहेगा. दैट मीन्स every node is having their edges, connected edges are there and the edges will be weighted edges. Okay, मतलब particular edges की वहाँ पर cost दी रहेगी. Tour of X is the path that begins at the root. मतलब आपका जो path है वो जो भी टूर है ट्रैवलिंग है वो आपका किसी रूट नोड से स्टार्ट होगा एंड रीचिंग टू द नोड X इन द स्टेट स्पेस ट्री एंड रिटर्न टू द नोड. मतलब हमें क्या करना होगा एग्जैक्टली यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रांच एंड बाउंड मेथड का यूज करेंगे एंड वी हैव टू मेक दी स्टेट स्पेस ट्री फॉर दिस पर्पस. ओके, सो इन द ब्रांच एंड बाउंड स्ट्रेटजी कॉस्ट ऑफ ईच नोड X is computed. The traveling salesman problem is solved by choosing the node with optimum cost. Optimum cost का मतलब कॉस्ट को कंपेयर करेंगे हम और कॉस्ट को कंपेयर करने के बाद क्या पर्टिकुलर ऑप्टिमम कॉस्ट आएगी उसी को लेके हम लोग आगे चलेंगे. ऑप्टिमम कॉस्ट का मतलब मैक्सिमम कॉस्ट नहीं, मिनिमम कॉस्ट. सो दैट दिस विल बी द मिनिमम सॉल्यूशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो यहाँ पर एक बार और मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक जस्ट गो थ्रू है ये TSP प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास 4 नोड हैं A, B, C, D. सो अगर आपका सेल्समैन अगर आपका ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है नोड A से, मतलब सिटी A से, सो अगेन इसको वापस कहाँ पर आना है, सिटी A पर ही आना है. ओके, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में सारी जो एजेस दी हैं वो वेटेड एजेस हैं. मतलब कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन फॉर इंडिविजुअल एजेस विच इज प्रेजेंट इन द ग्राफ. तो यहाँ पर देखिएगा पाथ क्या बन रहा है, A, B, D, C, A. तो चारों पर्टिकुलर नोड्स के कॉस्ट को हमने कैलकुलेट किया एंड वी गॉट द लीस्ट कॉस्ट दैट इज 80. तो ये हमने हिडन ट्रायल मेथड से सॉल्व कर लिया, but this method is not feasible when the graph is complex and tedious. So we have to use the branch and bound method to calculate the minimum cost
हियर। तो इसके लिए एक तरीका है, उसको हम देख के चलेंगे। तो सपोज हमारे पास ये प्रॉब्लम गिवन है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 नोड्स हैं और बहुत सारे यहाँ पर एजेस दी हुई है और एजेस की कॉस्ट भी यहाँ पर मेंशन है। एंड दिस एग्जैक्टली द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग द ब्रांच एंड बाउंड मेथड। मैंने आपको फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिथम पढ़ाया था यूनिट नंबर 3 में। फ्लॉइड वॉर्शल में क्या था, हमारे पास ग्राफ था और उसमें ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे थे। यहाँ पर हमें सोर्स से लेकर उसी पर्टिकुलर सोर्स तक पहुँचने में जितनी भी कॉस्ट यूज हुई है उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से होगा कि सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर गिवन ग्राफ से एक इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे और उसी इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स से आगे फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे और हर एक नोड का कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हुए जाएंगे। ओके, तो कई बार हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको ग्राफ दे दिया जाए, तो ग्राफ से पहले आपको क्या करना होगा, इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स बनाना होगा। ओके, और उसी के बेसिस पे फर्दर कैलकुलेशंस होंगी। और कई बार हो सकता है कि आपको ये ग्राफ ही गिवन ना हो, है ना, डायरेक्टली यू विल हैव गिवन दी इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स नहीं बनाना है क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ है और आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। और जहाँ ग्राफ दिया है वहाँ सबसे पहले आपको इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना होगा फ्रॉम द गिवन ग्राफ। सो आई थिंक इज इट क्लियर? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस TSP. So I have made the initial cost matrix by the given graph. तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे केवल और केवल पर्टिकुलर एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए जो भी एजेस अवेलेबल है उस एज की कॉस्ट को यहाँ पर मैट्राइसेस के सेल्स में कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग उसको सेट किया हुआ है ना। जैसे अगर हम ए से जर्नी स्टार्ट करें और ए तक पहुंचे, तो यहाँ पर फ्लॉइड वॉर्शल में हम लोग 0 पुट कर रहे थे, यहाँ पे इनफाइनाइट का फंडा है। Okay, when you will start the journey from a particular node and your journey will end up to that node only, so that particular cost will be infinite here, है ना। B से B तक की कॉस्ट यहाँ पर कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। C से C तक की कॉस्ट भी इनफाइनाइट होगी एंड ऑल्सो वी आर हैविंग इनफाइनाइट कॉस्ट व्हेन वी स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम D एंड रीच अप टू द D itself, यहाँ पर भी इनफाइनाइट होगा। सो आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिसेस के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ओके, और बाकी जो कॉस्ट हैं वो वेरी करेंगी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ द एजेस व्हिच इज गिवन इन द ग्राफ। जैसे हमने ए से स्टार्ट किया और हमें बी तक जाना है, सो इट इज द डायरेक्शन इज ऑल्सो गिवन हियर। अगर हमने जर्नी ए से स्टार्ट की है और बी तक हम गए हैं, सो वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर एज, डायरेक्ट एज इज गिवन with the direction from A to B. So the cost of this particular age is 4. So I mentioned here 4. So initial cost matrix is very simple. आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग और वर्टाइसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इनकी कॉस्ट मेंशन करना है इस मैट्रिक्स में, है ना। जैसे ए से सी तक हमें जाना है, तो हमारे पास एक कॉस्ट अवेलेबल है, दैट इज 12। आप देख पा रहे हैं ए से सी तक की कॉस्ट हमारे पास 12 अवेलेबल है। ए से डी तक के लिए हमारे पास 7 अवेलेबल है। ए से डी तक हम जाएंगे तो हमारे पास एक कॉस्ट है डायरेक्ट 7 अवेलेबल है यहाँ पे। बी से हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, ए तक हमें पहुँचना है, सो यहाँ पर भी कॉस्ट हमारे पास गिवन है, दैट इज 5। आप देख पा रहे हैं। सो एग्जैक्टली मैंने जितनी भी कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है उन सभी कॉस्ट को मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है एज द इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब है आरजीबी के एग्जाम में या तो आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, इस ग्राफ के बेसिस पे आपको इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स पहले डिजाइन करना है, और हो सकता है इफ इट इज नॉट गिवन, इफ द ग्राफ इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, सो मैट्रिक्स विल बी गिवन। आपको मैट्रिसेस डायरेक्ट दे दिया जाएगा इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स, तो आपका काम यहाँ पर आसान हो जाएगा, एक स्टेप आप ऑलरेडी आगे बढ़ जाएंगे। सो फर्स्ट, अगर हम यहाँ पर जर्नी कैपिटल ए से स्टार्ट करें, मतलब आपका जो वर्टेक्स है कैपिटल ए, यहाँ से हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, है ना। सो एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेट स्पेस ट्री बनाना पड़ेगा, और स्टेट स्पेस ट्री में जो पहला जो नोड होगा दैट इज द रूट नोड, एंड दिस रूट नोड कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ दिस इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक फंडा है कॉस्ट को निकालने के लिए, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए,
कि हमें पर्टिकुलर जो मैट्रिसेस है वो रो वाइज और कॉलम वाइज रिड्यूस करना होगा. एंड व्हाट एग्जैक्टली द फंडा वी आर यूजिंग टू रिड्यूस द पर्टिकुलर मैट्रिक्स यूजिंग रो वाइज एंड कॉलम वाइज, दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर. यहाँ पर हमारे पास ये जो पर्टिकुलर मैट्रिसेस है ये इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स है जो प्रीवियस स्टेप में हमने बनाया हुआ है. एंड वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट फॉर रूट नोड ए. So what we are doing here, we are reducing this particular initial cost matrix row wise. ओके, तो रो वाइज इसको रिड्यूस करने के लिए हमें रो को कंसीडर करना होगा. तो सबसे पहली रो जो है उसमें देखिएगा 4 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, इनफाइनाइट, 4, 12 और 7. तो सबसे पहले पहली रो में हमें देखना पड़ेगा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है. तो आप देख पा रहे हैं छोटा एलिमेंट यहाँ पर 4 है. सो दिस पर्टिकुलर रो कैन बी रिड्यूस्ड बाय 4, है ना. तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, रो वाइज स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको फाइंड आउट करने होंगे. सेकंड रो में आप देखें, सेकंड रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 5 है. थर्ड रो में हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट 6 है. एंड इन द फोर्थ रो वी हैव स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट इज 2. ओके, अब हमने सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई कर ली हैं. अब इसको हम रो वाइज रिड्यूस करने जा रहे हैं. सो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने फाइंड आउट किया है इसको हमें डिडक्ट करना है एक्चुअल एलिमेंट से जो कि रो के अंदर प्रेजेंट है. मतलब एग्जैक्टली हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट 4 को डिडक्ट करना है, मतलब माइनस कर देना है ना, सब्सट्रैक्ट कर देना है. तो यहाँ पर आप देखें तो पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है. अगर इनफाइनाइट वैल्यू में से मैंने 4 को रिड्यूस किया, इनफाइनाइट माइनस 4, सो अगेन द सेम वैल्यू आई गॉट हियर इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट में से कोई भी वैल्यू आप रिड्यूस करते हैं तो अगेन वी गॉट द इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पे किसी भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ना. तो इनफाइनाइट में कुछ भी आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो वी गॉट इनफाइनाइट इटसेल्फ. नेक्स्ट जो एलिमेंट है इस रो का वो 4 है. 4 माइनस 4 किया तो रो वाइज रिडक्शन में हमारे पास 0 आ गया. देन 12 माइनस 4 किया तो 8 आ गया, और 7 माइनस 4 किया देन वी गॉट दी 3. So these are the first row element that we have got after the row reduction of this particular first row of this matrix. सेकेंड रो के लिए भी ऐसा ही करेंगे. सेकेंड रो के लिए हमारे पास जो एलिमेंट है वो 5 है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट. सो 5 minus 5 it will be 0, infinite minus 5 it will be infinite, infinite minus 5 again it will be infinite, 18 minus 5 we got 13 here. Okay, now थर्ड रो के लिए हमारे पास 6 है एलिमेंट स्मॉलेस्ट. सो 11 minus 6 it will be 5, infinite minus 6 it will be infinite, again infinite is there, infinite minus 6 it will be infinite, 6 minus 6 it will be now 0. Like that the same procedure we have to follow for the fourth row. फोर्थ रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पर 2 है. सो 10 minus 2 it will be 8, 2 minus 2 it will be 0, 3 minus 2 it will be 1, and infinite minus 2 it will be infinite. So after row wise reduction we got this matrix like that. We got all the elements of this particular matrix after row reduction. अब इसमें एक फंडा यूज होता है कि अगर किसी रो या कॉलम में 0 प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर मैट्रिसेस का हम उस पर्टिकुलर रो या कॉलम का हम लोग रो वाइज रिडक्शन नहीं कर सकते. ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको कि हर स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू डू दी रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज रिडक्शन. तो रो वाइज करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिसेस आ गया है. नाउ वी हैव टू चेक हाउ दिस मैट्रिक्स विल लुक लाइक आफ्टर दी कॉलम वाइज रिडक्शन. तो कॉलम वाइज रिडक्शन के बाद ये कैसा मैट्रिक्स दिखेगा वो देखते हैं हम. तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग बात करें, फर्स्ट कॉलम में 0 प्रेजेंट है, और मैंने आपको बताया कि किसी भी रो में अगर 0 प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर रो या कॉलम का हम लोग यहाँ पे रिडक्शन नहीं कर सकते. तो 0 यहाँ पर प्रेजेंट है तो इस पर्टिकुलर कॉलम का रिडक्शन नहीं होगा. द सेम विल बी फॉर सेकेंड कॉलम. इसमें भी आप देख पा रहे हैं 2 0 अवेलेबल हैं तो इसका भी कॉलम वाइज रिडक्शन नहीं होगा. थर्ड वाले के अंदर भी 0 अवेलेबल है तो इसका भी कॉलम वाइज रिडक्शन नहीं होगा. सो हमें केवल थर्ड कॉलम का रिडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 0 अवेलेबल नहीं है.
और फंडा वही है, इस पर्टिकुलर कॉलम में लीस्ट या सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1 है। सो 1 के अकॉर्डिंग ये डिडक्ट होगा। 8 minus 1 it will be 7, infinite minus 1 it will be infinite again, there is a infinite minus 1 it will be infinite again, 1 minus 1 it will be now 0। और जितने भी कॉलम्स यहाँ पर हैं जिसका रो रिडक्शन हम जीरो अवेलेबिलिटी के कारण नहीं कर पाए हैं, सो ऑल द एलिमेंट्स विल बी कॉपी एंड पेस्ट in the matrix after column reduction। Infinite 0 5 8, then 0 infinite infinite 0 3 13 0 infinite, so it will be as it is, these columns are considered as it is in the matrix after column reduction। अब यहाँ पर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, तो जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों ने इस मैट्रिक्स के रो रिडक्शन में यूज किए हैं और जितने भी एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम रिडक्शन के लिए यूज किए, इन सभी को ऐड कर देना है। आफ्टर एडिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट जो कि हमने रो वाइज रिडक्शन के लिए यूज किए, कॉलम वाइज रिडक्शन के लिए यूज किए, सभी को ऐड कर देंगे। सो उस पर्टिकुलर नोड या वर्टेक्स की हमें फाइनल कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सो वी आर एडिंग 4 + 5 + 6 + 2 + 1, सो अल्टीमेटली विल गॉट हियर 18। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस एग्जैक्टली द कॉस्ट ऑफ नोड ए विच वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ अब यहाँ पर देखें आप, नोड ए की कॉस्ट हमारे पास कितनी आ चुकी है, 18 आ चुकी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अब हम ग्राफ के अकॉर्डिंग चलें। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ए की कॉस्ट हमें फाइंड आउट हो चुकी है। अब ए से हम डायरेक्टली कहाँ कहाँ पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो ए से हमारे पास 3 नोड के डायरेक्ट अवेलेबिलिटी है, 3 नोड पर जाने के लिए डायरेक्ट अवेलेबिलिटी है। ए से हम सी पर जा सकते हैं, ए से हम बी पर जा सकते हैं और ए से हम डी पर जा सकते हैं। लेकिन क्या शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग फाइंड आउट करें, है ना, क्या शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग चूज करें जिससे कि हम दूसरे नोड पर पहुंच पाए। सो एग्जैक्टली क्या करना होगा, हमें बी, सी और डी तीनों नोड की कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा और तीनों नोड की कॉस्ट कैलकुलेट होने के बाद जो भी लीस्ट कॉस्ट अवेलेबल होगी, पाथ आपका उसी पर्टिकुलर कॉस्ट के बेसिस पर उसी नोड से रहेगा। ओके, सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ बी एज वेल एज सी एज वेल एज डी। सो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, केवल नोड ए की कॉस्ट को हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज 18। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दी cost of B, cost of C and cost of D in the step number 2। तो स्टेप नंबर 2 में आप देखेंगे कि हम लोग जो पाथ कंसीडर कर रहे हैं वो है पाथ A to B। अगर हम A to B पर जाएं सो एग्जैक्टली कॉस्ट क्या आएगी उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए फंडा क्या है, A to B आपका पाथ है, तो A to B पाथ के लिए जो भी मैट्रिसेस हमने यूज किया है, कौन सा वाला, इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स, इसी को हम लेके चलेंगे। स्टेप 1 में जो हमारा इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स है दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर द स्टेप नंबर 2, है ना। मतलब ये जो इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स है बी के लिए कॉमन रहेगा, सी के लिए कॉमन रहेगा और डी के लिए कॉमन रहेगा। इसी की बेसिस पर हम लोग बी, सी, डी की कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग बी नोड की कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एम ऑफ ए बी, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के लिए आपके जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स था, है ना, रिड्यूस मैट्रिक्स कौन सा, ये वाला, है ना। मतलब स्टेप 1 का जो रिड्यूस मैट्रिक्स था इसी को हम कंसीडर करके चलेंगे। इस पर्टिकुलर मैट्रिसेस में एम ऑफ ए बी की पोजीशन पर क्या वैल्यू थी उसको हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। तो आप देख पा रहे हैं एम ऑफ ए बी, मतलब ए बी के प्लेस पर यहाँ पर 0 अवेलेबल था। सो वी हैव टू यूज दिस वैल्यू, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। जो भी हम मैट्रिसेस बना रहे हैं उसमें ए कॉलम और बी कॉलम को इनफाइनाइट कंसीडर कर लेंगे, है ना। ए कॉलम और बी कॉलम को इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे, तो रो ए भी इनफाइनाइट हो गई यहाँ पे और कॉलम बी भी इनफाइनाइट हो गया। सो ये एग्जैक्टली फंडा है जो आप इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में यूज करेंगे और जस्ट अपोजिट पाथ बी ए के प्लेस पर हम इनफाइनाइट प्लेस कर देंगे। तो बी ए के प्लेस पे ऑलरेडी इनफाइनाइट आ गया है तो हमें अलग से इसको करने की जरूरत नहीं है।
नाउ वी गॉट द रिजल्टिंग कॉस्ट मैट्रिक्स, और जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे एज प्रीवियस इज अवेलेबल इन द reduced matrix of the step number 1. ओके, अब बी नोड के कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है. अगेन वी हैव टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स रो वाइज एंड कॉलम वाइज. तो जब इसको रो वाइज रिड्यूस करेंगे तो सभी जगह इनफाइनाइट है. केवल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक अवेलेबल है 13, तो 13 से इसको रिड्यूस किया तो इनफाइनाइट माइनस 13, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 13, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 13, इनफाइनाइट, 13 माइनस 13 इट विल बी 0. ठीक है. बाकी रोज का क्यों नहीं हुआ? बाकी रोज में देखिए, पहली रोज में तो इनफाइनाइट है तो उसका रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है ना. थर्ड रो में जीरो की अवेलेबिलिटी है और जिस भी रो में जीरो अवेलेबल होता है उसको हम रिड्यूस नहीं करते हैं. फोर्थ रो में भी जीरो अवेलेबल है तो उसका भी रिडक्शन नहीं होगा. सो आफ्टर रो रिडक्शन वी गॉट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स. ओके. एंड कॉलम वाइज रिडक्शन करने के लिए आप देख पा रहे हैं केवल एक ही कॉलम का रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं. सो इसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इस कॉलम का 5 है, तो 5 से इसको रिड्यूस किया. सो इनफाइनाइट माइनस 5, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 5, अगेन इनफाइनाइट, 0 माइनस 5 माइनस 5 इट विल बी 0 एंड 8 माइनस 5 इट विल बी 3. सेकेंड कॉलम का हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट ही इनफाइनाइट अवेलेबल है. थर्ड का जीरो की अवेलेबिलिटी है, तो जीरो अवेलेबल होता है जिस कॉलम में उसका भी रिडक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं. फोर्थ में भी यही कंडीशन है, जीरो अवेलेबल है. सो दिस इज द पर्टिकुलर मैट्रिसेस दैट वी हैव गॉट आफ्टर द रो एंड कॉलम वाइज रिडक्शन. अब कॉस्ट ऑफ बी, मतलब बी की कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, प्रीवियस नोड की कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, रिडक्शन में जितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं उसको यूज करेंगे, और एम और बी में क्या वैल्यू है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन की है प्रीवियस रिडक्शन मैट्रिक्स में, उसको भी यहाँ पर ऐड करेंगे. तो तीनों को ऐड करने के बाद हमें जो कॉस्ट मिली है बी की वो 36 मिली है. तो आप देख पा रहे हैं कॉस्ट ए जो प्रीवियस वाले स्टेप नंबर 1 में हमने कैलकुलेट की थी, रो रिडक्शन के लिए हमने 13 का यूज किया, 5 का यूज किया, 13 प्लस 5 इट विल बी 18, एंड एम ऑफ ए बी की वैल्यू हमारे पास 0 है. सो वी गॉट दी 36 कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बी नोड. इसी तरह से हम लोग सी का निकालेंगे. इसकी जो कॉस्ट है वो 36 आ चुकी है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ सी एज वेल एज कॉस्ट ऑफ डी, और तीनों में से जिसकी भी कॉस्ट कम रहेगी उसी को कंसिडर करके हम आगे चलेंगे. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टेप नंबर 2 ही चल रही है क्योंकि स्टेप नंबर 2 में 3 नोड हमारे पास हैं, बी, सी और डी. तो बी की हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, ए की सी की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है. सो पाथ यहाँ पर बनेगा ए टू सी. तो प्रीवियस रिडक्शन रिड्यूस मैट्रिक्स में ए सी के कोऑर्डिनेट्स पर क्या वैल्यू है, सो रिडक्शन मैट्रिक्स हमें यही यूज करना पड़ेगा. ए सी के प्लेस पे यहाँ पे 7 है, सो इट विल बी 7. कॉलम सॉरी रो ए और कॉलम सी को हम इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे. रो ए विल बी इनफाइनाइट एंड कॉलम सी विल बी इनफाइनाइट. सी ए के प्लेस पर हम लोग क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट के प्लेस पर हम लोग क्या कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे. तो सी ए के प्लेस पर यहाँ पर हम इनफाइनाइट पुट करना है और बाकी एज इट इज सारे वैल्यूज रहेंगी फ्रॉम द रिड्यूस मैट्रिक्स ऑफ स्टेप नंबर 1. ओके. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी कॉलम्स में और सभी रोज में जीरो और इनफाइनाइट अवेलेबल है. तो फर्स्ट कॉलम का रिडक्शन नहीं हो सकता है, सेकंड सॉरी फर्स्ट रो का रिडक्शन नहीं हो सकता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट इन ईच एंड एवरी एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो. बी का भी रिडक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं, जीरो अवेलेबल है. थर्ड रो का भी हम नहीं कर सकते, यहाँ भी जीरो अवेलेबल है. फोर्थ का भी नहीं कर सकते. कॉलम वाइज देखें तो कॉलम फर्स्ट में जीरो अवेलेबल है, कॉलम सेकंड में जीरो अवेलेबल है, कॉलम फोर्थ में जीरो अवेलेबल है, और थर्ड जो है कॉलम वो पूरा इनफाइनाइट है. सो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सी. तो कॉस्ट ऑफ सी में कॉस्ट ऑफ ए का एडिशन होगा रिडक्शन के लिए जितने एलिमेंट्स यूज किए हैं, और एम ऑफ ए सी की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे, है ना. सो कॉस्ट ए की वैल्यू जो स्टेप नंबर 1 में हमने कैलकुलेट की दैट इज 18. रिडक्शन तो हुआ ही नहीं, मतलब जीरो एलिमेंट्स वी हैव यूज्ड फॉर रिडक्शन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, एंड एम ऑफ ए सी की वैल्यू यहाँ पर 7 है.
So cost of C that we have got, that is 25. Okay, like that we have to calculate the cost of D. तो cost of D में m of AD की वैल्यू जो फर्स्ट स्टेप में जो मैट्रिक्स था उसमें क्या थी, तो AD में आप देखें ये कितना है, 3 है, तो 3 को एज इट इज कंसिडर करेंगे। रो ए और कॉलम डी को हम इनफाइनाइट कर लेंगे। रो ए को इनफाइनाइट किया, कॉलम डी को हमने इनफाइनाइट किया यहाँ पे, ठीक है। डी ए की वैल्यू को हम इनफाइनाइट करेंगे। डी ए क्या है हमारे पास, डी ए को हम इनफाइनाइट करेंगे और बाकी जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज कंसिडर किए जाएंगे फ्रॉम दी स्टेप नंबर 1 रिड्यूस मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पर क्या रिडक्शन हो सकता है, यहाँ पर रिडक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि थर्ड रो में यहाँ पर 5 अवेलेबल है, बाकी सारे इनफाइनाइट है, तो उसका रो वाइज रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं। कॉलम वाइज अवेलेबिलिटी नहीं है, कॉलम वाइज रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख पा रहे हैं 2 ही कॉलम ऐसे हैं जिसमें हम रिडक्शन कर सकते हैं, बट ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ अ जीरो वी कैन नॉट रिड्यूस दिस। ओके, तो यहाँ पर रो वाइज रिडक्शन करेंगे तो कि एक ही एलिमेंट हमारे पास 5 है तो ये भी 0 हो जाएगा। कॉलम वाइज रिडक्शन में कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। सो दिस एग्जैक्टली दी मैट्रिसेस आफ्टर दी रो वाइज एंड कॉलम वाइज रिडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ डी कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ ए चाहिए रहेगा, रिडक्शन एलिमेंट्स चाहिए रहेंगे और एम ऑफ ए डी की वैल्यू रहेगी। सो 18 + 5 + 3 इट विल बी 36, सॉरी 26, इट विल बी 26 है ना, इसको 26 कर लीजिएगा। ओके, इसको 26 आप लोग कर लीजिएगा, ये 36 बाय मिस्टेक हो गया है। नाउ अब हमारे पास तीनों नोड की कॉस्ट आ गई है। कॉस्ट ऑफ बी नोड 36, कॉस्ट ऑफ सी नोड 25 एंड कॉस्ट ऑफ डी इज 26। तो हम किसके साथ जाएंगे, हम लीस्ट कॉस्ट के साथ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सी। नाउ वी हैव कंसीडर दिस पाथ ए टू सी। बी वाले को भी बाउंड करना है और डी वाले को भी बाउंड करना है। आपका ट्री ग्रो होगा सी वाले डायरेक्शन में। ओके, अब हमारे पास जो कॉस्ट मैट्रिक्स रहेगा वो सी वाले का हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि सी पाथ हमने ही यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। तो सी पाथ के लिए आप ये वाला पर्टिकुलर सी का जब कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया था तो जो मैट्रिक्स हमें मिला था उसी को कंसीडर करके चलेंगे स्टेप नंबर 3 के लिए, है ना। अब सीधे आप ग्राफ देखें सबसे पहले तो ए से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो सी का पाथ आया है हमारे पास। ओके, अब हमें क्या करना है, एक नोड और यहाँ पर लेके चलना है ना। 2 नोड की और अवेलेबिलिटी है, तो सी से हम डी का कैलकुलेट करेंगे, देन बी का करेंगे और उसके बाद हम ए पर पहुंचेंगे क्योंकि हमें सारे जो नोड हैं एटलीस्ट एक बार विजिट करने ही है। अब जो पाथ बना है हमारा बना है ए से सी टू बी। तो सी से बी के लिए हमारे पास जो प्रीवियस मैट्रिक्स में मतलब ये जो मैट्रिसेस है जो सी में हमें मिला है ना, तो इनफाइनाइट है यहाँ पे। सी से बी के लिए आप देख पा रहे हैं रो सी और कॉलम बी को इनफाइनाइट करेंगे और बी ए को जस्ट अपोजिट वाले को यहाँ पर इनफाइनाइट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब इसका कॉलम वाइज और रो वाइज रिडक्शन करते हैं। तो रो वाइज रिडक्शन करेंगे तो 13 यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इस रो में, तो इसको रिड्यूस कर लेंगे। कॉलम में फर्स्ट कॉलम में 8 यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो इसको रिड्यूस कर लेंगे। सो वी गॉट द रिड्यूस मैट्रिक्स लाइक दैट। कॉस्ट बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कॉस्ट सी यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगी, रिडक्शन एलिमेंट रहेंगे और एम ऑफ सी ऑफ बी की वैल्यू रहेगी। सो 25, 13 + 18 + इनफाइनाइट। तो जब भी मैंने बताया है कि इनफाइनाइट का किसी भी वैल्यूज में एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करें, सो वी गॉट इनफाइनाइट इटसेल्फ, तो इनफाइनाइट ही हमें मिल जाता है ना। अब नेक्स्ट कॉस्ट यहाँ पर लेके चलेंगे, डी की कॉस्ट यहाँ पर लेके चलेंगे, तो ए से सी और डी। सो एम सी डी की वैल्यू प्रीवियस स्टेप 2 में जो हमने
कैलकुलेट किया था सी का कॉस्ट, उसका जो मैट्रिक्स था वहां से ये लेके आएंगे जीरो वैल्यू। ओके, सो रो सी और कॉलम डी को यहाँ पर इनफाइनाइट कर लेंगे और डी ए की वैल्यू को भी एज इट इज हम लोग लेके चलेंगे, दैट इज इनफाइनाइट। सो आप देख पा रहे हैं ये मैट्रिक्स जो है ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, क्योंकि यहाँ पर सारे तो इनफाइनाइट है और जो कॉलम या रो हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं उसमें जीरो की अवेलेबिलिटी है, सो देर इज नो नीड ऑफ रिडक्शन। तो डी का जो कॉस्ट है उसमें सी की कॉस्ट इंक्लूडेड रहेगी, ऑल द रिडक्शन एलिमेंट्स इंक्लूडेड रहेंगे और एम ऑफ सी डी की वैल्यू रहेगी। सो 25 प्लस जीरो इट विल बी 25। ओके, तो अब हमारे पास दो पाथ अवेलेबल होंगे बी और डी के। बी का पाथ इनफाइनाइट हमने कैलकुलेट किया और डी का पाथ हमने 25 कैलकुलेट किया है। सो इनफाइनाइट और 25 में से मिनिमम क्या, 25। तो हमारे पास जो पाथ आ गया वो सी से डी तक का पाथ आ गया। ओके, नाउ वी हैव टू एक्सप्लोर द वर्टेक्स बी। अब हमारे पास वर्टेक्स बी ऐसा बचा है जिसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, जिससे हम डायरेक्टली वापस ए पर पहुंच सकते हैं। तो स्टेप नंबर 4 के लिए हम लोग जो इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स लेंगे वो ये वाला लेंगे डी का, क्योंकि डी का ही पाथ हमने कंसिडर किया है जो स्मॉलेस्ट पाथ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे रो वाइज या कॉलम वाइज रिडक्शन कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा नोड बी का जो है, नाउ वी हैव टू एक्सप्लोर द वर्टेक्स बी फ्रॉम नोड D1। ओके, क्योंकि हमने ये पाथ चूज किया हुआ है और सी और डी का जो पर्टिकुलर जो नोड है वो नोड नंबर 6 रहेगा। तो यहाँ पर एक नोड और हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उस नोड में हम यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो इसको हम नोड B1 दे देते हैं, क्योंकि बी को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो इसलिए हमने इसको नया नाम दे दिया नोड B1, है ना। और नेक्स्ट नोड जो है वो B11। तो बी और डी में से बी का इनफाइनाइट आया था और सी का 25 आया था, तो हमने डी का पाथ चूज किया है यहाँ पे। अब डी से हमें बी पर जाना है, तो इसके लिए हम इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स लेंगे डी वाला। ओके, अब हमारे पास जो पाथ रहेगा वो ए से सी टू डी टू बी रहेगा। एम डी बी की वैल्यू हम उठाएंगे 0, रो डी और कॉलम बी को इनफाइनाइट करेंगे, बी ए को यहाँ पर इनफाइनाइट कर लेंगे, है ना। ये मैट्रिक्स ऑलरेडी रिड्यूस है, आप देख पा रहे हैं सभी एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट ही हैं यहाँ पे। ओके, सो नोड B11 का कॉस्ट क्या रहेगा, कॉस्ट बी का कॉस्ट क्या रहेगा, कॉस्ट बी का इंक्लूड रहेगा रिडक्शन एलिमेंट एम ऑफ डी बी की वैल्यू रहेगी। सो 25 प्लस जीरो, तो कॉस्ट ऑफ बी क्या रहेगा यहाँ पे हमें मिल गया है 25। ओके, सो एग्जैक्ट कॉस्ट to start the journey from node A and reach up to the A and exactly visited each and every node which is present in the graph, we got here 25. So this is the minimum cost and this is the path. सबसे पहले A से स्टार्ट किया, C पर पहुंचे, C से स्टार्ट किया, D पर पहुंचे और D से स्टार्ट होने के बाद फिर B पर पहुंचे और B के बाद डायरेक्ट हम लोग वापस A पर पहुंच गए। So this is exactly the path that we have followed for the particular salesman and we got the minimum cost that is 25. तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, नोड के कॉस्ट को कैलकुलेट करना है और जो भी लीस्ट कॉस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग पाथ आपका आपको कंसिडर करना है और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका ट्री स्टेट स्पेस ट्री ग्रो होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सभी को। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो मुझे आप व्हाट्सअप करिए और ये जो वीडियो है मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। So thank you everyone.